हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल जी न्यूज पर स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और जितने भी नए सारे अभी दोस्त जो जुड़े हो, अभी वीडियो पर आए हो और नए जो देख रहे हो, तो सभी से अनुरोध करूंगा पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल ऑल का ऑप्शन जरूर दबाइएगा। अगर जिन्होंने नहीं दबाया है वो जरूर दबाइएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास जो नोटिफिकेशन है बेरोजगारी भत्ता की, वो नहीं जाएगी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो यहाँ मैं बेरोजगारी भत्ता, सीजीपीएससी, व्यापम और भर्तियों की जानकारी लेके आता हूँ दोस्तों, योजनाओं की जानकारी लेकर आता हूँ। तो आप लोग ना जरूर जुड़िएगा, जो कमेंट रहेगा वो पूछ सकते हो। तो आज हम लोग बेरोजगारी भत्ता अधिनियम, जो नियम एवं शर्तें जारी हुई थी, उसके बारे में बात करेंगे। 8वां किस्त कब जारी होगा, इसके लिए भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं वीडियो पर। और कितने दिनों तक ये भत्ता मिलेगा, आप लोगों का रोजगार ट्रेनिंग कहां होगा, इतना लेट क्यों लग रहा है ट्रेनिंग पर, और ट्रेनिंग के बाद आपको क्या छत्तीसगढ़ के बाहर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा या अपने ब्लॉक में ही ये जो रोजगार है वो दिया जाएगा, और क्या एक परिवार से हम 2 लोगों को भत्ता यहां पर मिल सकता है, क्या बेरोजगारी भत्ता की जो राशि है वो बढ़ाई जा सकती है। और दूसरी बात, आगे ये जो सारी चीजें हैं ना दोस्तों, वो मैं आप लोगों को क्लियर कट बताऊंगा। आज साधारण सी भाषा में एकदम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो भत्ते की राशि है वो कितने दिनों तक हम लोगों को मिलेगा, ये जो बेरोजगारी भत्ता है बेरोजगारी युवाओं को, और बेरोजगारी भत्ता का जो नियम है, आप लोग एक बार आवेदन करने से पहले जरूर देखिएगा अप्रूवल आप लोगों को मिला कि नहीं मिला। नए आवेदन करते हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको अपात्र कर दिया गया है, तो जरूर वो वीडियो जो है इसको आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। और जो भी आप लोगों का कमेंट है ना, वो कमेंट इसी वीडियो पर मैं लूंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। जो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल ऑल का ऑप्शन आप लोग जरूर दबाइएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं जो छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जो गाइडलाइन जारी हुआ था, आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों। तो देख सकते हो, छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा विभाग, रोजगार एवं मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। तो ये जो राज्य शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुआ था छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए 1/4/2023 को, और प्रति माह 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की योजना को स्वीकृति प्रदान किया जाता है। ये सरकार की तरफ से शासन की ओर से जारी हुआ था। तो मेरा ये मकसद ये है, ये जो नियम आप लोगों को बताने के लिए, तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगा इस नियम को देखोगे, पढ़ोगे। तो मैं साधारण सी भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा, तो पूरा वीडियो को आप लोग जरूर देखना। छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार टोपेश्वर वर्मा, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, और ये जो है ना सभी विभागों को जारी हुआ था। राज्यपाल, सचिव, शासन के समस्त विभाग, रजिस्ट्रार, सचिव लोक सेवा और समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़, महाधिवक्ता उच्च न्यायालय बिलासपुर, समस्त कोषा अधिकारी और संचालक जनसंपर्क विभाग, समस्त रोजगार अधिकारियों को ये जो सूचना है वो उपलब्ध कराई गई थी शासन के द्वारा। अब देखते हैं समस्त मंत्रीगण और महालेखाकार, ये जो आप लोग देख सकते हो, टोपेश्वर वर्मा, छत्तीसगढ़ शासन सचिव हैं ये, तकनीकी शिक्षा विभाग। अब चलिए यहां तक तो हो गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं जो नियम क्या है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना के मापदंड आदि हैं। देखो, मापदंड नियम बोला गया है। अब देख लेते हैं, बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास एक कमेंट आता है, एक सवाल आता है कि क्या हमें, जैसे अभी बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और रोजगार मिलेगा तो क्या ये भत्ता बंद होगा। तो चलिए इसी के लिए ही मैं ये वीडियो लेके आया हूं, तो आप लोगों को बता देता हूं अच्छे तरीके से। अब देखते हैं इस योजना के अंतर्गत पहला जो नियम है, बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवाओं को जो प्रथमतः 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। क्या बोला गया है? 1 वर्ष के लिए। यदि व्यक्ति विशेष को 1 वर्ष के उपयुक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। क्या बोला गया है? आप लोग ध्यान से सुन सकते हो, गाइडलाइन को देख सकते हो, वीडियो स्क्रीन पर मैं पूरा आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहां पर साफ तौर से लिखा गया है 1 वर्ष से अगर आपको रोजगार नहीं मिलता तो ये जो है 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा। उसके बाद बोला गया है 2 वर्ष से अधिक नहीं होगा, मतलब 2 वर्ष तक आपको ये जो भत्ते का लाभ है वो मिलेगा, उसके बाद ये लाभ नहीं मिलेगा, साफ तौर से दिया गया है। अब आगे देखते हैं, आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। आपके पास जो पहला जो इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है।
अब लेते हैं आवेदन किए जाने वाले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष से के बाध्य होनी चाहिए। 18 से 35 वर्ष 1 अप्रैल से यहाँ पर वित्तीय वर्ष से बोला गया है। तो सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूंगा, ये जो नियम लाया गया था ना, इससे ना बहुत सारे बेरोजगार युवा ना अपात्र हो गए। क्यों? क्योंकि 18 साल से 35 वर्ष ये जो नियम जो है ये लाया गया था इसमें। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे 35 वर्ष से ऊपर भी बेरोजगार युवा थे जिनको इसका लाभ नहीं मिला। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी 12वीं पास उत्तीर्ण हो। ये सभी को पता है कि 12वीं पास ही इसमें योग्यता रखा गया है, उससे ज्यादा नहीं रखा गया। अगर आप अधिक भी पढ़े हो तब भी आप भर सकते हो। आगे देखते हैं, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो। अब यहां पर बात आती है रोजगार पंजीयन की, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतने सारे युवा ना यहीं पर रोजगार पंजीयन से ही अपात्र हो गए। ये मैं साफ तौर से बोल रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि यही रोजगार जो पंजीयन यहाँ पर मांगा गया है ना, इसी की वजह से ना बहुत सारे युवा अपात्र हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के 1 वर्ष अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष होना चाहिए। तो गाइडलाइन पर क्या बोला गया, 1 अप्रैल 2021 से पहले का आपका जो रोजगार पंजीयन है वो होना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आवेदक के आय का कोई स्रोत ना हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों का आय 2.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। कम होना चाहिए मतलब अधिक नहीं होना चाहिए। 2.5 लाख का आपका आय प्रमाण पत्र इसमें मांगा गया है। जैसे आप बेरोजगार हो, आप किसके पास रहते हो, अपने माता पिता के पास, तो आपका जो बेरोजगारी भत्ता का जो आप आवेदन करोगे ना, तो उसमें आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। वो आय प्रमाण पत्र रहेगा वो आपके पिताजी के नाम से रहेगा। अब जैसे ऐसे कई दोस्तों का मेरे पास सवाल आता है कि मेरे पास मेरे पिताजी नहीं है तो मैं किसके नाम से दूंगा। अगर माताजी है तो माताजी के नाम से भी आप लोग दे सकते हो। दूसरी बात, अगर फिर भी कोई नहीं है तो आप अपने नाम से आय प्रमाण पत्र बना के वहां पर स्वयं दे सकते हो कि मैं बेरोजगार हूं और जो मेरा आय प्रमाण पत्र है 2.5 लाख से ये कम है, ऐसे करके। अधिक जानकारी के लिए अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो अपने जिले के जो रोजगार पंजीयन कार्यालय है वहां संपर्क करिए, पूछिए, वहां भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब बहुत सारे दोस्त ना यहाँ पर अपना आय प्रमाण पत्र लगा दिए थे और अपात्र हो जाते हैं। यहाँ पर इसका प्रोसेस अलग है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं गाइडलाइन का। अब जो है बेरोजगारी भत्ता की अपात्रता की शर्तें यहाँ पर दी गई है। निम्नलिखित मापदंडों में आने वाले व्यक्ति को योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे। पहला यहाँ पर बोला गया है, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी परिवार में किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। ये जो नियम है ना, सबसे मेरे को ये नियम ना जो है गंदा लगा। मैं साफ तौर से इसका विरोधी कर रहा हूं, समझ लो आप लोग बताना कि क्या एक परिवार से 6 भाई बहन हैं जो उच्चतम योग्यताधारी करते हैं, बीए, बीएससी, यहां तक कि उच्च डिग्री, इंजीनियर, ये सब लिए हुए हैं, तो क्या एक परिवार से सिर्फ एक ही बंदे को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए और बाकी लोग को नहीं मिलना चाहिए? आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। ये जो नियम है ना, ये नियम मेरे को ना बहुत अच्छा नहीं लगा दोस्तों। ये नियम हटना चाहिए था यहाँ से। जैसे राजस्थान में देखो 4,000 रुपया वहां भत्ता दिया जा रहा है एक परिवार से, लेकिन 2 लोगों को दिया जा रहा है, लड़कियों को वहां 4.5 दिया जा रहा है। और वहां ये सब कंडीशन और नियम नहीं, सिर्फ आप 12वीं पास हो तो आप सीधा भर सकते हो। रोजगार पंजीयन का कोई वहां वैल्यू है ही नहीं है। वहां भी कांग्रेस की सरकार है, ऐसा नहीं है कि वहां कोई अदर सरकार है। अब चलिए लेते हैं, आवेदक के परिवार की किसी भी सदस्य को केंद्र अथवा राज्य की किसी भी संस्था में स्थानीय निकाय में 4th श्रेणी ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप अपात्र हो। चलिए अब आगे देखते हैं इसका जो नियम है वो। चलो दोस्तों, यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में नौकरी दिया जाता है और ऑफर दिया गया जो रोजगार है वो स्वीकार अगर आप नहीं करते, यहाँ पर देखो साफ तौर से क्या बोला गया, फिर से मैं समझा दूं। बार बार वीडियो पर भी मैं ये गाइडलाइन लेके आ चुका हूं, लेकिन फिर से आप लोगों की जानकारी के लिए मैं फिर से ये वीडियो लाया हूं। स्वीकार नहीं करते तो ऐसे आवेदकों का बेरोजगारी भत्ता अपात्र किया जाएगा। अगर आपको वहां रोजगार उपलब्ध कराया जाता है 7-8 हजार रुपए जो भी, अगर आप उस रोजगार को करने से मना करोगे तो आपका जो बेरोजगारी भत्ता है फिर आपको कैंसिल किया जाएगा। उसके बाद आप बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भर ही नहीं सकते। चलिए आगे देखते हैं, पूर्व और वर्तमान मंत्री, ये तो मंत्री संसद के जो महापौर हो गए और जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनके अध्यक्ष हैं, उनके परिवार को लिए ये
बेरोजगारी भत्ता अपात्र रखा गया है। तो चलिए ये तो ठीक है नियम। पेंशन भोगी जो 10,000 रुपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं उनको भी बेरोजगारी भत्ता के लिए यहाँ पर अपात्र किया गया है। और वे परिवार जिनके पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनको भी बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र रखा गया है। वे परिवार यहाँ पर अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार भी सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं बेरोजगारी भत्ता की स्वीकृति की कैसे है प्रक्रिया, कैसे स्वीकृति आपको मिलेगा ये भी मैं बता देता हूं। बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना की प्रति रोजगार विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी तथा इसका प्रसार पत्रों के माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, बहुत सारे दोस्तों का यहाँ पर सवाल आता है कि हमारा जो आवेदन है वो अप्रूव्ड नहीं किया जा रहा है, स्वीकृति नहीं दिया जा रहा है। अगर आप ग्रामीण एरिया से हो तो अपने नगरीय जो निकाय जो ग्रामीण पंचायत है वहां जाकर पता करिए। दूसरी बात, आप और शहरी एरिया से हो तो अपने नगरीय निकाय प्रशासन पर जाकर भी पता कर सकते हो कि क्यों मेरा फॉर्म पेंडिंग पर रखा गया, किस वजह से। वहां आपको फिर जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय में आवेदकों का पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाएगा रोजगार विभाग द्वारा, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र है या अपात्र है। पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी एवं उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकाय द्वारा की जाएगी। उसके बाद देखते हैं, जिन आवेदकों को जनपद पंचायत नगरीय निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा प्रति माह आंतरित की जाएगी। जो रोजगार विभाग है उसके द्वारा ये जो भत्ते की राशि है वो आंतरित की जाइए। इसीलिए ना बहुत सारे दोस्तों का जो मेरे पास कमेंट आता है कि हमारा पेमेंट नहीं आया, हमारा पेमेंट नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, नगरीय निकाय द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है, उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा प्रति माह आंतरित की जाएगी। आगे पीछे हो सकता है पेमेंट, कई लोगों का आता है आगे पीछे। चलिए अब जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है नियम वो देख लेते हैं। यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले को किसी भी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ते हेतु अपात्र हो जाएगा एवं उसके तत्काल संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय को सूचित करना होगा और तत्पश्चात संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा और उनका बेरोजगारी भत्ता राशि आंतरित करना बंद कर दिया जाएगा। अगर आपको रोजगार दिया जाता है तो मैं साफ फिर से बोल रहा हूं, जो कंडीशन था वहां पर दिया गया है कि जो बेरोजगारी भत्ता जो आपको मिल रहा है ना वो कैंसिल कर देंगे। आगे देखते हैं, संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र रखा गया है या अपात्र हो गए हैं। अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर सुनवाई के पश्चात अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय पारित करेंगे तथा उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदान करना बंद कर दिया जाएगा। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण विकास प्राधिकरण जो प्रशिक्षण है उसके पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। यदि वे कौशल प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते तो उनका जो बेरोजगारी भत्ता है वो निरस्त किया जाएगा। टोपेश्वर वर्मा, छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा विभाग सचिव। तो देख सकते हो आप लोग। अब आप लोग बताइए, जो यहाँ पर जो नियम रखा गया था, जैसे आपको अगर 7-8 हजार रुपए का जो भी रोजगार दिया जाता है और उस रोजगार को आप करने से मना करते हो तो आपका जो बेरोजगारी भत्ता है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप प्रशिक्षण से मना करोगे तो भी भत्ता बंद होगा। यहाँ पर नियम को आप लोगों ने साफ तौर से देखा, जो नियम है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। खैर तो अभी 6-7 महीना हो गए पेमेंट आते, तो अभी ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। अब अभी तो खैर चुनाव था, अभी चुनाव होना है। तो आप लोग बताइए, 1 से 35 वर्ष के बीच ये उम्र सीमा रखी गई है वो क्या अच्छी है? दूसरा नियम, क्या एक परिवार से एक ही लोगों को भत्ता मिलना चाहिए? इतने सारे पढ़े लिखे युवा हैं, एक परिवार से 6-7 भाई बहन हैं, क्या इनको भत्ता नहीं मिलना चाहिए? दूसरी बात, क्या 1 अप्रैल से 2 वर्ष पूर्व रोजगार पंजीयन का जो नियम लाया गया है, आप जो युवा साथी हो, आप लोग बताओ ये नियम अच्छा था? तो ये जो नियम थे वो बदलने चाहिए थे और मैं उम्मीद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से
कि ये जो नियम है ना उनको चेंज माननीय मुख्यमंत्री जी करें। और दूसरा, एक परिवार से ये जो भत्ते की राशि है उसको जो है बढ़ाना चाहिए, और जो भत्ते का राशि 2500 मिल रहा है उसको भी जो राशि को है वो बढ़ाना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया था, भूमिहीन कृषि मजदूरों का जो पैसा है वो 7,000 से बढ़ाकर सीधा अब 10,000 कर दिया गया है। अब उनको 10,000 रुपए सालाना दिया जाएगा पैसा जो है। तो मैं भी उम्मीद करूंगा बेरोजगारी भत्ते की राशि है जो माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़ाएं, और जो राशि है उसको, ताकि बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ अधिक से अधिक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का कमेंट लेते हैं। आप लोग ना जो भी सवाल होगा कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। दूसरी बात, इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट कर चुका हूं मैं, आप लोग जाइए फॉलो करिए, नीचे लिंक मैं दे दिया हूं, वहां भी आप लोग बात कर सकते हो सभी साथी मिलकर। तो आज मैं आप लोगों का कमेंट लूंगा। तो चलिए लेते हैं कमेंट। और चैनल पर नए हो, जितने भी नए साथी देख रहे हो, जिस भी जिले से हो, आप लोग कमेंट करिएगा, अपना नाम, जिले का नाम जरूर बताइएगा, और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको सही जानकारी मिल सके बेरोजगारी भत्ता फॉर्म की। तो चलिए अब आप लोगों का कमेंट लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो कमेंट। तो देखो, आप लोग फिर से मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग जब भी कमेंट करते हो ना तो अपने नाम और जिले का नाम जरूर बताया करो। भूमिहीन का पेमेंट कब आएगा? देखो, इसके लिए अभी विभागीय जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है, कभी भी आपके खाते में आ सकती है। ये तो मैं एग्जैक्टली डेट नहीं बता सकता मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट जो कमेंट है, बोल, अगर किसी का बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और बीच में रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है और रिन्यू नहीं कर पाए तो क्या होगा? इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सभी को यही बोलूंगा, आप लोगों से फिर से अनुरोध करूंगा, जो रोजगार पंजीयन है उसको आप लोग जरूर कराइए ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। कर्जा माफ पंजा छाप का कक्का जिंदा है, अस्थि पार कमल फूल साफ। चलिए, आपका जो भी मतदान है, आप जिस भी पार्टी सपोर्ट करते हो मेरे भाई, तो आप लोग कमेंट करते हो तो नाम जरूर बताया करो। राहुल मरकाम, ये हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं। भाई, मैं राहुल मरकाम खैरागढ़ से, चुनाव के बाद बेरोजगारी भत्ता मिलेगा या नहीं, और 8वां किस्त मिलेगा कि नहीं? भैया जी देखो, गाइडलाइन पर मैं आप सभी को बताया, गाइडलाइन पर क्या दिया गया है, 2 वर्ष तक ये जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उसके बाद ये बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। अगर आपको नौकरी मिलता है तो ये जो है भत्ता कैंसिल हो जाएगा। बजट पर तो पास है, अगर सरकार फिर से बनती तो मिलेगा भत्ता तो मिलते रहेगा, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग के बाद आपको रोजगार जैसी दिया जाएगा ना, उसके बाद ये भत्ता बंद कर दिया जाएगा। मैं तो साहिल भाई का सवाल है, मैं तो जाता नहीं प्रशिक्षण में, अभी तक नहीं गया। देखो भाई, अगर आप प्रशिक्षण पर जाओगे नहीं, अभी तो खैर चुनाव है तो कोई एक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, अगर आप जाओगे नहीं प्रशिक्षण पर, फिर आपका ट्रेनिंग होगा ही नहीं, तो आपको फिर रोजगार कैसे मिलेगा? तो आपको तो जाना पड़ेगा, जाओगे तभी ना रोजगार मिलेगा। चलिए नेक्स्ट जो कमेंट है वो मैं ले रहा हूं। भैया, हमने कौशल प्रशिक्षण के लिए कब से बुलाएंगे? क्योंकि बहुत बार लाइवलीहुड कॉलेज जाकर पता किया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। आप लाइवलीहुड कॉलेज जाइए, वहां पूछिए कि हम लोग का ट्रेनिंग कब से चालू होगा, और ट्रेनिंग कब चालू होगा, प्लेसमेंट कैंप कब लगेगा, ये अच्छे से पूछिए। सर साफ साफ बताइए हमको कि कब चालू होगा, कोई तो जानकारी होगा तो बताएंगे वो। कोरबा से हैं जगत भाई, थैंक यू सर जी मेरा कमेंट का जवाब देने के लिए। जगत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कोशिश करूंगा भाई, आप चिंता मत करना, आपके लिए बात करूंगा मैं सर से। अगर जैसे ही मेरा जाना होता है ना लाइवलीहुड कॉलेज कोरबा में, तो मैं एक बार ट्रेनिंग के लिए आपके विषय से जरूर एक बार बात करूंगा, क्योंकि आप मेरे को परेशान दिखाई दे रहे हो, हर वीडियो पर कमेंट करते हो। तो धन्यवाद जगत भाई आपका। और एक बार जरूर जगत भाई आप ना मेरे को बताइएगा, जब ट्रेनिंग आपने बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरा था, तो वहां जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण फॉर्म भरे हो आप, तो वहां पर ट्रेनिंग के ऑप्शन में आपने कौन सा कोर्स चुना है वो मेरे को जरूर बताइएगा। चलिए हेमंत जी का सवाल लेते हैं। मैं तो ट्रेनिंग के लिए फॉर्म अप्लाई बहुत ही पहले कर चुका हूं, लेकिन कुछ पता नहीं है अभी तक। हाँ भाई, बहुत लोगों को कॉल नहीं आ रहा है, आप जाइए प्रशिक्षण केंद्र पर जहां फॉर्म अप्लाई किए वहां पूछिए। हरिप्रिया जी हैं ब्रो, अच्छा वीडियो बनाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद हरिप्रिया जी आपका, थैंक यू। बादल साहू, मेरा नाम बादल साहू, नवागढ़ बेमेतरा से हूं। भैया, परिवार में जितने भी बेरोजगार हैं सभी को भत्ता मिलना चाहिए, बाकी बेरोजगारी भत्ता को बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल था आपका, सही बोले आप, जो बेरोजगारी भत्ता की राशि उसको बढ़ाना चाहिए, और
परिवार में जितने भी बेरोजगार युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको भत्ता मिलना चाहिए। ये जो नियम है ना, एक परिवार से एक को, ये नियम हटना चाहिए। मैं भी इसका समर्थन करता हूं। 8वां किस्त कब मिलेगा? देखो, दीपावली से अगर पहले जारी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम दीपावली मनाने को सभी को मिल जाएगा। 8वां किस्त ब्रो दीपावली से पहले मिलेगा क्या? हरिप्रिया जी, मिलने की उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट जो कमेंट है वो मैं ले रहा हूं, केजे करके है। इनका जो ईमेल था उस पर लिखा है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है। तो ये जो कमेंट है ना, बहुत ही अच्छा कमेंट किए थे। अच्छा, ऐसे ना बहुत सारे ऐसे निगेटिव कमेंट मेरे को आते थे, जैसे कई सारे दोस्त जो कमेंट करते थे कि ऐसा वीडियो है वैसा वीडियो है। और यहाँ पर उसी कमेंट के लिए एक भाई थे, इनका नाम तो मुझे नहीं पता, जो ईमेल पर नाम लिखा है वही मैं बता देता हूँ, केजे करके हैं। और भाई कुछ दिन पहले वीडियो अच्छा नहीं आता ऐसा वैसा है करके बोल रहे थे, अब आज अच्छी वीडियो डाली है आपने तो सब थैंक यू बोल रहे हैं। देखो, मैं ऐसा कुछ तो नहीं बोल रहा हूं, जो कमेंट है वही मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूं। ये बताना स्टार्टिंग से बेरोजगारी भत्ता से रिलेटेड न्यूज लाते रहते हैं। वीडियो जैसी भी पोस्ट करके गलत कमेंट ना करें यार, इससे वीडियो बनाने का मनोबल कम हो जाता है। जैसे भी वीडियो हो देखो, अच्छा ना लगे तो चले जाओ, बट कमेंट में उल्टा पुल्टा वर्ड ना लिखें। देखो, ये भाई जो भी थे समझदार थे, जिन्होंने सपोर्ट किया। रही बात निगेटिव कमेंट की, तो ऐसे जो कमेंट है ना उनको मैं देख के नकार देता हूं। मतलब देख के अनसुना, अब एक आंख से देखो और उसको छोड़ दो, ऐसा टाइप का मैं सोचता हूं। क्योंकि अगर 2-4 लोगों के निगेटिव कमेंट करने से इतने सारे जो मेरे दोस्त यहाँ पर जुड़े हो, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं क्या? बताओ। तो आप लोग बताओ दोस्तों, ये सारे जो कमेंट आते हैं वो अच्छा लगता है क्या? आप लोग ही बताओ, जितने सारे मेरे दोस्त हो, व्यूअर्स जो जुड़े हुए हो, तो बताइएगा कमेंट करके। चैनल पर नए हो तो जरूर हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई जानकारी लेकर। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।